जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। जय। आइए देखते हैं आज हिंदी में विराम चिन्ह। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों होता है। सबसे पहले हम देखते हैं विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम चिन्ह, ठीक है। अब विराम का मतलब ही क्या होता है। विराम का मतलब होता है ठहराव। जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक होती है, वैसे ही हिंदी व्याकरण के अंदर या गद्य पद्य कुछ भी हो, व्याकरण हो चाहे साहित्य के, किसी भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, उसके अंदर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम विराम चिन्ह ना लगाएं तो हमको पता ही नहीं चलेगा वाक्य के भाव क्या हैं। भाव कैसे, जैसे हमने एक वाक्य लिखा है यहां पे, रोको मत जाने दो, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखा, रोको मत जाने दो। तो आप बताइए इसमें और इसमें अंतर क्या है। आप बता ही नहीं सकते क्योंकि इसके दो मतलब निकलते हैं। अब किसका क्या मतलब है ये तो हमें पता ही नहीं। ये मतलब हमको कब पता चलेगा, जब इसके अंदर विराम चिन्हों का प्रयोग होगा। जैसे यहां पे लिखा, हमने यहां पे लगा दिया रोको मत जाने दो। यहां पे क्या कह रहा है, रोक लो मत जाने दो। लेकिन वहीं यहां पे हमने दूसरे वाले में लगा दिया रोको मत जाने दो, यानी रोकना नहीं है, इसको जाने दो। तो विराम चिन्ह का अर्थ ही होता है ठहराव या वाक्य के भाव को पहचानना, ठीक है। अगर विराम चिन्ह नहीं है तो हम वाक्य के भाव को नहीं पहचान सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या क्या है और इन विराम चिन्हों के बारे में किसने हमें बताया। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में विराम चिन्हों की कितनी संख्या है। दूसरा कि हिंदी में विराम चिन्हों को किसने और कितनी संख्या बताई हुई है, ठीक है। सबसे पहले विराम चिन्हों की संख्या जो है वो 20 है। दूसरी बात, इन विराम चिन्हों के बारे में हमें किसने बताया है, तो श्री गुरु कामता प्रसाद ने हमें विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। श्री गुरु कामता प्रसाद ने इन विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, 20। तीसरी बात, विराम चिन्ह कहां से लिए गए। विराम चिन्ह कहां से लिए गए। तो सभी विराम चिन्ह, पूर्ण विराम को छोड़कर सभी विराम चिन्ह कहां से लिए गए हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, अंग्रेजी से। आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए ताकि एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। वैसे हमारे साथ बने रहिए तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, क्लास में ही आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं कौन कौन से वे विराम चिन्ह हैं और कहां कहां उनका प्रयोग होता है। सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखिए, क्रम संख्या, ठीक है। फिर लिखिए विराम और प्रयोग, विराम प्रयोग। क्रम संख्या, पहला विराम हमारा कौन सा होता है, पूर्ण विराम। कौन सा होता है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कहां होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, पूर्ण इसका नाम ही क्या है, पूर्ण, यानी वाक्य को पूरा हो जाने के बाद में इस विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई अपनी बात कह लें तो यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम बाजार चला गया, ये क्या हुआ, राम बाजार चला गया या वह आ गया। अपनी बात कोई भी पूरी करने के बाद हम क्या लगा देते हैं, पूर्ण विराम। दूसरी बात, इसका प्रयोग और कैसे आपसे पूछ सकता है कि बताओ यति की जगह कौन सा विराम प्रयोग किया जाता है। तो यति की जगह पहले क्या होता था,
कि हमारे जो संस्कृत के अंदर या हमारे पद्य में ही होते थे जो भी श्लोक वगैरह, तो वहाँ जो समाप्त होता था, जैसे तुक, यति या तुक कहते हैं, लास्ट का जो होता था, जैसे कोई दोहा होता है देवी पूजिपद कमल तुम्हारे, और उसके बाद में दूसरी लाइन होती है सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। जो लास्ट में यति यानी तुक जहां पे मिलता है, तुम्हारे और सुखारे, वहां पे किसका प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का। ठीक है, तो वाक्य के अंत में पूरा वाक्य होने पर किस विराम का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का। दूसरा देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 कौन सा है? नंबर 2 है अल्प विराम। कौन सा है? अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग कहां होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है कि वाक्य के अंदर अगर हमको थोड़ा रुकना है तो वहां क्या होगा? अल्प विराम का प्रयोग। इसके अलावा और कहां होगा? वाक्य के अंदर थोड़ा सा रुकना है, या हमें एक जैसे संज्ञा पद आ जाएं, जैसे एक जैसे नाम आ जाएं, ठीक है, या एक से ज्यादा संज्ञाएं आ जाएं, वहां भी क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम अल्पविराम, श्याम फिर से अल्पविराम, और उसके बाद सीता और मोहन। मोहन तो एक से ज्यादा संज्ञाएं, राम फिर श्याम फिर सीता और मोहन। एक से ज्यादा संज्ञाएं जहां पे आती हैं वहां पे किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे तीसरा जो है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग कहां होता है? यानी जैसे ही अल्प विराम के लिए हम थोड़ा सा रुकते हैं और या कोई हमें संज्ञा पद मिल जाए, बार बार संज्ञा की पुनरुक्ति हो, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अर्ध विराम का क्या होता है कि आधा वाक्य जैसे हो, हमें आधी बात कहनी है और बीच में रुकना हो, वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हम चिन्ह लिख रहे हैं, विराम चिन्ह, तो आप इसको ऐसे ही नोट करते रहना। ये अल्प विराम, अर्ध विराम। चौथा हमारा कौन सा आएगा? इसको बोलते हैं उपविराम। अब उपविराम का प्रयोग कहां होता है? कभी कभी आपने 2, 3, 4, 5 की क्लास की बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या होता है? एक दूसरे का इनमें संवाद चलता है। कैसे? जैसे राम, फिर क्या लिखा आता है? ऐसे, फिर उसका जो पूछता है, जैसे राम ने पूछा मोहन तुम कैसे हो? फिर क्या होगा? दूसरी लाइन आएगी, फिर मोहन, और फिर से लगाएंगे उपविराम, मैं ठीक हूं। आगे फिर से आएंगे राम, फिर से अच्छा तो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ रहे हो? ठीक है, ऐसे संवाद चलता रहता है। कहीं दो लोगों के बीच में जब कोई संवाद चलता है, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वहां पे किसका प्रयोग होता है? उपविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, जो पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक, अब प्रश्न सूचक आपको पता ही है, प्रश्न सूचक आपको पता ही है कि प्रश्न सूचक कहाँ पे लगता है? किसी से भी वाक्य कोई भी, तो प्रश्न सूचक का प्रयोग कहाँ पे होता है? किसी से भी प्रश्न पूछने पर। जैसे तुम कहाँ गए थे, वह कौन है, आप कहाँ से आए हो, आपको कहाँ जाना है, ये सबको ही पता है कि यहाँ पे प्रश्न सूचक का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला जो है हमारा छठा जो हमारा है
उसको कहते हैं विस्मय सूचक। क्या कहते हैं? विस्मय सूचक। अब विस्मय सूचक क्या होता है? किसी को संबोधन, इसको संबोधन भी कहते हैं, किसी का संबोधन करने पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे हे राम। ठीक है, छी छी, ऐसी जगह क्या होता है? विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। जहां पे आपके मन के भाव प्रकट हो वहां पे विस्मय सूचक विराम का प्रयोग होता है। इसके अलावा जैसे शाबाशी देते हो या बहुत ज़्यादा खुश हो, वाह क्या सुंदर दृश्य है, ऐसे, ये शाबाश बहुत अच्छे, ऐसी जगह क्या होता है? विस्मय सूचक। या कोई अचानक से कोई घटना हो गई, अरे क्या हो गया, तो ऐसी जगह क्या होता है? विस्मय सूचक विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा? उद्धरण। सातवां हमारा कौन सा है? उद्धरण। अब उद्धरण देखो दो टाइप का होता है, उद्धरण अवतरण। एक तो ये और दूसरा सिंगल वाला, ये दोनों एक साथ याद रखना। उद्धरण चिन्ह। ठीक, अब इनका प्रयोग कहां होता है? एक तो डबल कामा, जब किसी व्यक्ति की बात कही जाए, कोई कथन कहा जाए, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूं। जैसे यहां पे लिखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, ठीक है, डैश 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 करके ये कथन है। तो इसको किस में लिखेंगे? किसी का जब कथन हो तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? डबल इन्वर्टेड कामा में। लेकिन जब किसी की कोई बुक वगैरह है, किसी का नाम है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? जैसे कालिदास ने किसकी? रघुवंश वंशम की रचना की। किसकी? रघुवंशम। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कामा में। किसी का कथन होगा तो डबल इन्वर्टेड कामा में, लेकिन जब सिंगल में लिखेंगे तो किसी की रचना होगी, इंपॉर्टेंट किसी का नाम होगा, उसको हम कहाँ लिखेंगे? सिंगल में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आठवां चिन्ह होता है इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक कैसा होता है? ये आप लोगों को पता है, किसी चीज में तुलना, यानी जैसे हम कहें कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। ठीक, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, ये क्या हुई? किसी की तुलना, यानी जितना ये 1 रुपया है उतने ही 100 पैसे हैं। यहां पे क्या होता है? तुलना होती है। तुल्यता सूचक इसी को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा होता है नवा जो हमारा है कोष्टक। अब कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, तो हिंदी के अंदर ज़्यादातर एक ही यूज किया जाता है, ये वाला। ठीक है, बाकी कोष्टक आप लोगों को पता है, मैथ के अंदर 3 टाइप के कोष्टक यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अब कोष्टक का काम क्या होता है, जैसे देखते हैं हम। ठीक है, तो कोष्टक का देखते हैं कि कोष्टक का प्रयोग कहाँ होता है। वैसे तो मैथ के अंदर होता है, लेकिन हिंदी में प्रयोग कहाँ होता है? जैसे एक वाक्य लिखें हम कि जैसे हमने लिखा कठपुतली अब फिर कठपुतली का मतलब हमें नहीं समझ में आया, तो कठपुतली हम लिख देते हैं राजस्थान, यानी कठपुतली कहाँ है? राजस्थान। फिर हमें अपनी बात लिखनी है तो पूरा हम अपनी बात आगे बताएंगे, अपना पूरा वाक्य लिखेंगे। ठीक है, तो कोष्टक का प्रयोग ऐसी ही जगह होता है। 10वां जो हमारा है, 10वां हमारा चिन्ह कौन सा है? हंस पद। कौन सा है? हंस पद। हंस पद को हम 2 नामों से जानते हैं। एक तो क्या कहते हैं इसको? हंस पद, और दूसरा इसको त्रुटि
त्रुटिबोधक। त्रुटिबोधक क्या होता है? जब हम किसी वाक्य को लिखते लिखते कोई चीज भूल जाते हैं, तो हमसे मान लो त्रुटि का मतलब होता है भूल, गलती हो जाए कोई, ठीक है, और वो भूल जाते हैं जो चीज, और हमें कुछ लिखना होता है। जैसे हमने यहां पे लिखा कि मुझे जाना है। अब हम भूल गए कि हमें कहाँ जाना है, ये लिखना भूल गए। अब यहाँ पे बीच में जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे? त्रुटिबोधक विराम चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? त्रुटिबोधक चिन्ह, या इसको कहते हैं हंस पद। ठीक है, तो समझ में आया। उसके बाद हम क्या कहते हैं? निर्देशक। 11वां जो चिन्ह है हमारा, इसको कहते हैं निर्देशक। निर्देशक यानी हम जब किसी चीज का निर्देश देते हैं तो वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग होता है? निर्देशक चिन्ह का। ऐसा ही एक चिन्ह और होता है, 12 नंबर देखते हैं। तो ये साथ में लिखते हैं, निर्देशक थोड़ा सा बड़ा होता है और दूसरा होता है छोटा। इसको कहते हैं योजक। योजक चिन्ह, ठीक है, योजक कहते हैं, या इसको हम और कहते हैं सामासिक। सामासिक। सामासिक क्यों कहते हैं? सामासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो चिन्ह आता है हमेशा दो संज्ञाओं के बीच में आता है। जैसे हमको लिखना हो दिन रात, या इसकी जगह हम इस चिन्ह की जगह कौन कौन से शब्द यूज कर सकते हैं? जैसे हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं? दिन और रात, या तो हम इसको डैश लगा के लिख दें, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग करें, या तो इसको हम और लगा के, या दिन तथा रात, दिन अथवा रात, कुछ भी लगा के, ऐसे शब्द लगा के जो समुच्चय बोधक का काम करता है, ये हमारा योजक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद जो चिन्ह आता है हमारा लाघव। 13 नंबर कौन सा आता है? लाघव। लाघव। लाघव क्या होता है? लाघव, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? ला धन घव। लाघव का मतलब होता है किसी चीज को लघु करना। ठीक है, लघु का मतलब छोटा। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, क्या लिखते हैं? डॉक्टर। अब डॉक्टर का छोटा रूप लिखने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश। अब पूरा लिखने के लिए तो पूरा ही लिखेंगे, लेकिन जब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? छोटा सा पीछे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, यहां ऊपर से देखते हैं 14 नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह। लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जैसे आपके फ़ोन पे मैसेज आते होंगे, या बैंक अकाउंट से कोई मोबाइल नंबर लिंक है या अकाउंट नंबर है, ऐसे मैसेज आते होंगे, या कभी आपने 2, 3, 4 क्लास में मैथ जो है लगाई होगी, गुणे में करते हो। जैसे यहाँ पे लिख दें हम 4, 44, 44 लिख दिया, फिर क्या कर दिया? यहाँ पे 4 लिख दिया, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? गुणे का निशान लगा देते हैं। ठीक है, अगली संख्या यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ फिर छोड़ देंगे, और यहाँ से 1 और 2, फिर यहाँ से हम गुणे का निशान लगा देते हैं, इधर 2 बार लगाते हैं। एक तो ये मैथ में छोटे छोटे बच्चे करते हैं, आपने भी किया होगा, हमने भी किया था। ठीक है, एक तो मोबाइल नंबर हमारा आता है, जैसे हमारे 4 अंक लिखे हुए हैं 9999। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या देते हैं? डैश 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 डैश। अब ये कई तरीके का हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, या तो ये ऐसे ऐसे हो सकता है स्टार में। तो इसको क्या कहते हैं? लोप चिन्ह। ठीक है, लोप चिन्ह, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्या होता है? लोप चिन्ह। अब देखें अगला जो चिन्ह होता है 15 नंबर, वो होता है वैकल्पिक। कल्पिक। वैकल्पिक क्या होता है? वैकल्पिक चिन्ह हमारा क्या होता है? वैकल्पिक चिन्ह हमारा कुछ इस टाइप का होता है।
यहाँ पे ये चिन्ह जो काम करता है ये या अथवा के शब्दों की जगह काम करता है। जैसे राम अथवा श्याम, यहाँ पे लिखते हैं जैसे राम और फिर क्या है अथवा श्याम, यानी इनमें से कोई एक, राम अथवा श्याम। ठीक है, अगला जो चिन्ह है हमारा 16 नंबर, इसको कहते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? ये कुछ इस टाइप का होता है, लोप चिन्ह। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, लोप चिन्ह किस टाइप का होता है। ठीक है, लोप चिन्ह, वैकल्पिक, विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह क्या होता है कि किसी चीज का विवरण देना है हमको। जब कोई हमें आधार से कोई चीज बतानी है वहां पे क्या होगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक का मतलब क्या होता है? कोई बात जब दोबारा आ जाए या कोई शब्द या कोई वाक्य जब लगातार दोबारा आ जाए, हमको बार बार लिखना हो, तो हम नीचे इसको क्या करते हैं, पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा राम घर जाता है, ठीक, उसके फिर नीचे लिखा श्याम घर जाता है। अब वही बात यहाँ पे हमें लिखनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पूरा वाक्य ना लिख के, जैसे हमें और लिखना हुआ कि मोहन, अब यही वाक्य लिखना है कि मोहन घर जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे हम डैश मार देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पुनरुक्ति सूचक का ये चिन्ह होता है। अगला जैसे राधा घर जाती है, तो यहाँ पे क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति सूचक, यानी ऊपर वाला वाक्य रिपीट कर रहा है बार बार, इसी को हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति सूचक। ठीक है, अगला जो चिन्ह है हमारा, इसको कहते हैं दीर्घ चिन्ह। क्या कहते हैं, दीर्घ चिन्ह। क्या कहते हैं, दीर्घ चिन्ह। अब दीर्घ चिन्ह क्या होता है हमारा, दीर्घ चिन्ह वे होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा ज्यादातर ये इस टाइप का होता है, यानी ज्यादा देर तक हम इसको क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं दीर्घ चिन्ह। अच्छा, अगला 19 नंबर हमारा कौन सा है, इतिश्री। इतिश्री। इतिश्री का मतलब होता है समाप्त। क्या कहते हैं, इतिश्री का मतलब क्या होता है, समाप्त, यानी जो हमारी बात हो गई वो खत्म हो गई। ठीक है, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, ऐसे ऐसे करके, यानी अब हमारा आगे कुछ भी नहीं। या इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, या ऐसे 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 करके, मतलब हमारी बात जो हो गई वो खत्म हो गई। जो 20वां हमारा विराम चिन्ह है, 20वां जो विराम चिन्ह है वो है रेखांकित। रेखांकित। रेखांकित विराम चिन्ह क्या होता है, कोई वाक्य लिखा होता है, जैसे कई बार आपने एग्जाम तो दिया ही होगा, और नहीं दिया होगा तो अब तक तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, तो लिखा होता है रेखांकित शब्द का मतलब बताइए, या रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ठीक है, जैसे कोई वाक्य लिखा है कि यहां पे वाक्य लिखा हुआ है राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा। अब यहां पे दे दिया, ने के नीचे रेखा दे दी, बोला रेखांकित शब्द के नीचे कारक बताइए, या रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अब ने का कारण बताना है कि कर्ता कारक है, जैसे रावण को मारा, और को के नीचे क्या दे दिया, आपको एक रेखा दे दी, और फिर पूछ लेगा आपको कि बताइए कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो यहां पे रेखांकित शब्द क्या होगी, अरे यहां पे लिख दिया हमने, इसका चिन्ह क्या होगा, रेखांकित। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और 2-3 दिन बाद इसको फिर से रिवाइज कीजिए। बीच बीच में 1 महीने में 15 दिन में आप देखते रहिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, और आपको देखना कि पढ़ने में इसको, या वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए, वीडियो आपको अनंत काल तक मिलती रहेगी, कहीं डिलीट नहीं होने जा रही है।
तो 1 से 2 बार आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और विराम चिन्ह से, ये ऐसा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक हो और यहाँ से हर एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यानी आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो 1 नंबर आप लेके ही जाओगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।